वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आरपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है रिसेंटली उसको डिस्कस किया था, और उससे पहले हमने आरपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम बहुत लंबे टाइम से इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर रहे थे। अगर आप डिफरेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको चैनल के ऊपर केवीएस के क्वेश्चन पेपर, एनवीएस के, एचटेट इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट, डिफरेंट सेट एग्जाम्स, सारे क्वेश्चन पेपर्स, हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। उसके अलावा अभी 2 दिसंबर को एचटेट इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपको पिछले 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न करके जाना चाहिए, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। आज का जो हमारा एक क्वेश्चन पेपर है ये आप लोगों ने ही मेरी ईमेल आईडी पर सेंड किया था। अगर आपके पास भी डिफरेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं और आप लोग चाहते हैं कि हम उनको सॉल्व करें, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी economicsbydd@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आज का ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैपिटलिस्ट इज अ सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फीचर्स। यहाँ पर है जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जो कि पूंजीवादी प्रणाली है, उसमें कौन कौन सी क्या होती है, विशेषताएं होती है। फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई रोल नहीं होता। राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी रखने का हर पर्सन को राइट होता है। राइट टू इनहेरिटेज, ठीक है, उत्तराधिकारी का भी अधिकार होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। आप लोगों को पता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मार्केट मैकेनिज्म पर चलती है। मार्केट मैकेनिज्म का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मार्केट अपने आप एडजस्ट हो जाती है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, और हर किसी पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी रखने का राइट होता है, और हर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को अपने आगे बच्चों को भी जो है दे सकता है। तो ये सारी फीचर्स क्या होती है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द कार्डिनल अप्रोच टू कंज्यूमर बिहेवियर। इनमें से किस इकोनॉमिस्ट ने कंज्यूमर बिहेवियर की कार्डिनल अप्रोच दी है। तो आप लोगों को पता है कार्डिनल अप्रोच को किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल मतलब इंडिफरेंस कर्व जिसमें हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने की कंडीशन आपसे पूछी है, ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर क्या एक कंडीशन होती है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइस ऑफ एक्स और अपॉन प्राइस ऑफ वाई इक्वल हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। सेकंड है मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है। थर्ड में है कि प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। फोर्थ में है नन ऑफ द अबव। आप लोगों को पता है कि जब आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात करते हो, तब जो है एक कंज्यूमर की जो हम कहें इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन होगी, कहाँ पर उसको अधिकतम संतुष्टि होगी, जब उसको प्राइस जो वो पे कर रहा है उसके बराबर ही उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिले। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन इकोनॉमिक्स डिमांड हैज़ अ फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है इकोनॉमिक्स में जो हम डिमांड पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है, क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर बाय एट अ गिवन प्राइस, कि वह मात्रा जिसे कंज्यूमर
खरीदता है जो भी प्राइस दिया गया हो। सेकंड है डिज़ायर टू हैव अ गुड, आपकी एक इच्छा है कि आपको वो गुड मिलनी चाहिए। थर्ड है डिज़ायर टू बाय एंड विलिंगनेस टू पे, आपके पास डिज़ायर है खरीदने की भी एंड विलिंगनेस टू पे, आप उसके लिए पे भी करना चाहते हो। फोर्थ ऑप्शन है डिज़ायर टू बाय विलिंगनेस टू पे एंड बैक बाय इनकम। आप लोगों को पता है जब आप 12th क्लास के अंदर सबसे पहले डिमांड के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता है जो डिमांड होती है वो आपकी डिज़ायर, वांट्स, विलिंगनेस टू पे, इन सब से मिलकर बनती है। सबसे पहले एक पर्सन की क्या होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए किसी भी कमोडिटी को खरीदने की, फिर वो उसके पास पैसा होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, और फिर वो क्या है विलिंगनेस टू पे, जो भी प्राइस चल रहा है उसको वो पे करने के लिए तैयार होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपसे ये पूछा है मांग की जो लोच होती है उसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में चेंज होने से, ठीक है, चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी। सेकेंड ऑप्शन में बोला है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन इनकम, कि इनकम में चेंज होने से आपकी चेंज इन क्वांटिटी। थर्ड ऑप्शन में बोला है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब यहाँ पर है कि एक गुड का प्राइस चेंज होगा और क्या होगा, दूसरी गुड की डिमांड बढ़ेगी। आप लोगों को पता है जब हम इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, इलास्टिसिटी में आप 3 चीज़ें पढ़ते हो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि फर्स्ट है आपकी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये सेकंड है, एंड थर्ड आप जो रिलेटिव गुड्स की इलास्टिसिटी पढ़ते हो जिसे आप क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हो। तो इलास्टिसिटी का मतलब ये सब कुछ है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है गिवन दैट एक्स एंड वाई आर 2 कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आपने पहले इतना डायग्राम बना लेना है। आप लोगों को पता है हम बहुत बार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डायग्राम बना चुके हैं, एक्स और वाई। क्वेश्चन में बोला है एक्स और वाई दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, एंड एक्स का जब प्राइस, इफ वाई प्राइस ऑफ वाई फॉल, अगर वाई का प्राइस फॉल करेगा, अगर ये वाई है और ये एक्स है और वाई का प्राइस फॉल करेगा तो एक्स की डिमांड पर क्या चेंजेस आएंगे। आप लोगों को पता है एक्स और वाई क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, पूरक वस्तुएं हैं, हम इन दोनों का एक साथ यूज़ करते हैं। और आप लोगों को पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो आपका डायग्राम बनता है वो इस तरह का बनता है, नेगेटिवली स्लोप होता है, एक तरफ आपकी वाई गुड हो गई, दूसरी तरफ आपकी एक्स गुड हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर आपका वाई का प्राइस गिर जाए, मान लो पहले ये प्राइस था, आप इतनी वाई ले रहे थे, इतनी आप एक्स ले रहे थे, अब वाई का प्राइस जैसे ही गिरेगा आप एक्स की डिमांड को भी बढ़ा दोगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो रिलेशन होता है दो गुड्स के बीच में वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब अगर बटर, मान लो अगर वाई जो है बटर है, अगर बटर का प्राइस कम हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आप बटर के साथ मान लो ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड की डिमांड को हम इंक्रीज कर देंगे। और ब्रेड और बटर ये कौन सी वस्तुएं हैं, पूरक वस्तुएं हैं। तो आपको क्या समझ आया, जैसे ही वाई का प्राइस फॉल करेगा आप एक्स की डिमांड को इंक्रीज कर दोगे, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ व्हेन अ फॉल इन प्राइस, आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, वो कह रहा है जब प्राइस क्या हो जाए, गिर जाए, और टोटल एक्सपेंडिचर जो है प्रोडक्ट पर किया जाता है जो, वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, तब आपसे पूछा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, वेरी हाई होती है, लेस देन यूनिटी होती है, ज़ीरो होती है, या इनडिटर्मिनेंट होती है। अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या बोला, एक तरफ हम टोटल एक्सपेंडिचर लेते हैं, दूसरी तरफ हम प्राइस लेते हैं। तो यहाँ पर ये प्राइस है, ये टोटल एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन में क्या बोला है, प्राइस के गिरने पर क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है।
अब आप देखिए यहाँ पर किस तरह की इलास्टिसिटी निकल कर आई, यहाँ पर आपकी कैसी इलास्टिसिटी निकल कर आई, यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 निकल कर आई। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि जो क्वेश्चन में बोला गया है आप उसको डायग्राम से सोल्व करो, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 नहीं दे रखी, इसीलिए हम लिखेंगे वेरी हाई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गिवन गुड्स इज दैट प्रोडक्ट whose डिमांड राइज विद राइज इन प्राइस, फॉल विद इंक्रीज इन प्राइस, रिमेन अनचेंज एंड एनी चेंज इन प्राइस, नन ऑफ अबव। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं कि गिवन गुड जो होता है उसमें प्राइस में और जो क्वांटिटी होती है उसमें कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे जो गिवन वस्तुएं होती हैं, जो कि एक निम्न कोटि की वस्तुओं की भी एक श्रेणी होती है, उनकी डिमांड इंक्रीज करती है। तो प्राइस के बढ़ने पर गिवन गुड्स की जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, वो डिमांड, गिवन गुड्स की डिमांड तब इंक्रीज करेगी जब उसका प्राइस इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर परफेक्ट कंपटीशन हु डिसाइड द प्राइस इन द मार्केट फॉर फर्म। यहाँ पर बोला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म प्राइस टेकर होती हैं उनके लिए प्राइस का डिसीजन कौन लेता है। फर्स्ट ऑप्शन है फर्म्स ही लेती हैं, इंडस्ट्री लेती है, बायर्स लेते हैं, गवर्नमेंट लेती है। तो आप लोगों को पता है इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्री ही जो है क्या करती है, डिमांड एंड सप्लाई की पावर्स के हिसाब से प्राइस को डिसाइड करती हैं और उसके बाद एक फर्म को बोल देती है कि आपको इसी प्राइस पर क्या बेचना है, प्रोडक्ट को बेचना है। तो ये मैंने इंडस्ट्री का डिमांड एंड सप्लाई कर्व बना दिया, ये आपका फर्म का डिमांड एंड सप्लाई कर्व हो गया। तो फर्म के लिए प्राइस का डिसीजन कौन लेता है, इंडस्ट्री लेती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुक का नेम है एडम स्मिथ की। तो ये बोला गया है कि जो वेल्थ ऑफ नेशन जो एडम स्मिथ की बुक है ये कब पब्लिश हुई। तो आप लोगों को पता है 1776 के अंदर एडम स्मिथ की ये बुक आई थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, इफ रिसोर्सेज एंडोर्समेंट एंड टेक्निकल रिमेन अनचेंज। अगर संसाधनों की मात्रा और तकनीक में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता एंड आउटपुट ऑफ एक्स इंक्रीज करता है, ठीक है। आपको पता है यहाँ ये क्वेश्चन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। एक तरफ आपके पास वाई गुड होती है, एक तरफ आप एक्स कमोडिटी को बनाते हो। तो ये मान लो शुरू में आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये शेप होती है उसकी। अब ये कह रहा है आपके संसाधनों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, आप क्या कर रहे हो, एक्स गुड्स के प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हो। तो आपकी जो शेप रहेगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की वो कैसी रहेगी। आप सोचो, अगर आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के किसी भी पॉइंट पर हो, मान लो पहले आप वाई इतनी बना रहे थे एंड एक्स इतनी बना रहे थे, लेकिन अब आपके संसाधन उतने ही हैं, आप उनमें कोई चेंज नहीं कर रहे, तो आप वाई को घटाओगे, एक्स बढ़ा लोगे। मतलब पहले आप इस पॉइंट पर थे, अब मान लो इस पॉइंट पे आओगे। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर भी ना तो तकनीक में कोई परिवर्तन हुआ, ना आपके संसाधनों में कोई परिवर्तन हुआ, क्योंकि ये वाले संसाधन तो आपके पास थे ही अवेलेबल। तो इसका मतलब आपको क्या समझ आया कि जब आपकी तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता, संसाधनों की मात्रा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अगर आप एक्स गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो आपको वाई के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, और उस सिचुएशन में भी आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव टू द ओरिजिन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन इकोनॉमिक्स ऑप्टिमम स्केल प्रोडक्शन इंप्लाइज द लेवल ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पर है अर्थशास्त्र में इष्टतम उत्पादन जो है कहाँ पर होता है। अब आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है, या जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट आता है
तो LMC ज़्यादा होती है और LAC से। यहाँ पर है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है मार्जिनल कॉस्ट से। अब आपको क्या देखना है, अब आपको पता है ना इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ये होता है आपका लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट कर्व, और यहाँ होता है आपका लॉन्ग रन के अंदर मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब AC मिनिमम इसी पॉइंट पर होती है। इस मिनिमम AC के पॉइंट पर क्या होता है आपका LAC बराबर होता है किसके, LMC के। अब आप देखिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट LAC इज मिनिमम एंड LAC इक्वल होता है LMC के। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो ना कि आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर आपका LAC और LMC दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परफेक्ट कंपटीशन इज दैट मार्केट सिचुएशन इन विच। परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी गई हैं। देर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, की बहुत ज़्यादा फर्म्स होती हैं। ऑल फर्म प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सभी फर्म एक जैसा प्रोडक्ट बेचती हैं। एंट्री ऑफ न्यू फर्म इज अनरिस्ट्रिक्टेड, आसानी से कोई नई फर्म मार्केट में आ सकती है। तो आप लोगों ने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जितनी भी विशेषताएं पढ़ी हैं तो ये सब उनमें शामिल होता है। तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव कंडीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इनमें से किस चीज़ को आप वेरिएबल कॉस्ट नहीं मानते प्रोडक्शन की। वेरिएबल कॉस्ट होता है घटती बढ़ती लागतें, कि अगर आप प्रोडक्शन करोगे तभी वो लागतें आएंगी, अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते तो वो लागतें नहीं आती। फर्स्ट है एक्साइज ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल, वेजेस। अब आप लोगों को पता है कि आपके उत्पाद पर शुल्क तो तभी लगेगा ना जब आप उत्पाद बनाओगे, तो ये तो वेरिएबल कॉस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर आपने प्रोडक्ट बनाया तभी तो आप ट्रांसपोर्ट करोगे, तभी तो आपकी एक कॉस्ट आएगी वेरिएबल। और वेजेस, अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे लेबर को रखोगे तभी आपको वेज देनी है, अगर आप प्रोडक्ट नहीं बनाते तो वेज भी आपकी ज़ीरो रहेगी। लेकिन आपको जो फिक्स कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है उसका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है, ये एक फिक्स कैपिटल का इंटरेस्ट है, क्योंकि आप प्रोडक्शन करो या ना करो आपको फिक्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से कौन सा एक फंक्शन, मनी का तो है लेकिन एक इम्पोर्टेंट फंक्शन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि वस्तुओं का लेन देन करने के लिए या विनिमय करने का काम है मनी का। मेजर द वैल्यू, वस्तु का मापक करती है मूल्य का। एंड इट इज़ बेस ऑफ डेफर्ड पेमेंट, आप फ्यूचर के जो भी पेमेंट है उनको इससे भुगतान कर सकते हो। बट इट इज़ द बेस ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, क्या मनी का इतना इम्पोर्टेंट काम है, ये जो है इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि ये बैंक में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो उन सब का बेस, ये मनी का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन नहीं है। बाकी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्स ऑफ वैल्यू, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इनमें से क्या काम नहीं करता। क्रेडिट क्रिएशन का काम कमर्शियल बैंक करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। लैंडिंग, फंड फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, क्या सिर्फ वो ट्रेड और इंडस्ट्री को जो है फंड देने का काम करता है, या क्लियरिंग चेक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। हाँ, कस्टमर के कहने पर क्या वो चेक का क्लियरिंग का काम जो है वो करता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको विद रीजंस के साथ बताने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट द सप्लाई ऑफ मनी। फिशर
क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब आपको यहाँ पूछी है कि जो फिशर द्वारा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी गई उसमें उसने मनी सप्लाई की जो इक्वेशन है उसमें क्या शामिल किया। फर्स्ट है एम डैश बी डैश एम वी प्लस एम डैश बी, या करेंसी विद पब्लिक एंड डिपॉजिट विद बैंक। आप जब मनी सप्लाई की बात करते हो तो वहाँ पर आप फिशर की इक्वेशन में देखते हो एम वी होता है प्लस एम डैश वी डैश। यहाँ पर होता है एम का मतलब होता है मनी सप्लाई प्रेजेंट टाइम में जो पब्लिक के पास या एक इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई एग्जिस्ट करती है। वी होता है वेलोसिटी ऑफ मनी, कि एक ही मनी का कितनी बार जो है वेलोसिटी के रूप में, मतलब चलन गति क्या है, जो आपके पास मनी है उसकी चलन गति क्या है। एम डैश होता है कि आपके पास जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स में जो सर्कुलेशन में मनी है वो कितनी है। V1 होता है बैंक्स में जो मनी है उसकी सर्कुलेशन क्या है। तो टोटल मनी सप्लाई अगर हम बात करें फिशर के अकॉर्डिंग वो आपकी रहती है एम वी प्लस एम डैश वी डैश। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिवेन्यू डेफिशिएट ऑफ अ गवर्नमेंट फॉलोइंग। किसी भी गवर्नमेंट का रिवेन्यू डेफिशिएट कैसे निकलता है, आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसिप्ट, कि आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है किससे, रिवेन्यू रिसिप्ट से। सेकंड ऑप्शन है नेट बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट, कि जो नेट बोरोइंग होती है गवर्नमेंट की उनको रिवेन्यू डेफिशिएट बोलते हैं, या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस बोरोइंग। अगर हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में बोरोइंग्स को ऐड कर दे तब रिवेन्यू डेफिशिएट आता है, या ओवरऑल डेफिशिएट ऑफ अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ओवरऑल डेफिशिएट जो होता है क्या वो जो है रिवेन्यू डेफिशिएट होता है। तो आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका खर्च अगर ज़्यादा होता है उसकी इनकम से तो वहाँ पर डेफिशिएट आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डेफिशिएट बैलेंस ऑफ ट्रेड इन इंडिया इम्प्लाइज। अब आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में है कि जो भी वस्तुएं हैं, वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वस्तुओं के आयात निर्यात को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं ना, अगर वस्तुओं का आयात और निर्यात बराबर होगा ना आपका, तो आप बोलोगे आपका जो ट्रेड है ना बैलेंस का बराबर है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि आपका डेफिशिएट है, तो डेफिशिएट आपका कभी भी बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होता है, डेफिशिएट मतलब घाटा हो रहा है। घाटा कब होगा, जब वस्तुओं का इंपोर्ट, जब वस्तुओं का इंपोर्ट आपका ज़्यादा रहेगा किससे, एक्सपोर्ट से। ये बात आपको समझ आई। अब आप देखिए किस ऑप्शन में बोला है, आवर इम्पोर्ट आर कंसिस्टेंटली लोअर देन एक्सपोर्ट। यहाँ पर तो बोल रहे हैं कि हमारे इंपोर्ट जो है वो कम है और एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन के हिसाब से तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव में होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट हैज़ बीन डिसमिसल, कि एक्सपोर्ट की ग्रोथ रेट कम हुई है। सेकंड है आवर ट्रेडिंग पार्टनर जो है हमारे वो डोमिनेटिंग है। अगला ऑप्शन है आवर एक्सपोर्ट हैव बीन लोअर देन इम्पोर्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हमारे जो एक्सपोर्ट है कहीं ना कहीं हमारे इंपोर्ट के कंपैरिजन में कम है। इसका मतलब हम क्या कहने जा रहे हैं, हमारे इंपोर्ट तो ज़्यादा हैं लेकिन हमारे एक्सपोर्ट जो है वो कम है। तो यही सिचुएशन आपकी डेफिशिएट ऑफ ट्रेड बैलेंस को दिखाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ। भाई जो आपका भुगतान शेष है, भुगतान संतुलन है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला है मर्केंटाइज ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, एक्सटर्नल असिस्टेंस एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन। सेकेंड ऑप्शन को देखिए, मर्केंटाइल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, नेट ट्रांजेक्शन ऑन कैपिटल अकाउंट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें क्या क्या आता है, एक करंट अकाउंट आता है, एक कैपिटल अकाउंट आता है।
और करंट अकाउंट में आप लोगों को पता क्या आता है, आपका वस्तुओं का ट्रेड आता है। सेकंड ऑप्शन को देखिए, मर्केंटाइल ट्रेड आता है, इनविजिबल ट्रेड आता है, सर्विसेज का ट्रेड आता है। ये तो उन दोनों चीज़ें किस में चली जाएंगी, आपकी करंट अकाउंट में चली जाएंगी। और उसके बाद नेट ट्रांजेक्शन ऑन कैपिटल अकाउंट, मतलब नेट का मतलब है कि जो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड भी जाना है वो भी, और जो क्रेडिट साइड जाना है वो भी। उसके बाद आप सीधा नेट अमाउंट कैपिटल अकाउंट में लिख रहे हो। तो इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक कंट्री के ये सब चीज़ें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया 2011-12। 2011-12 में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती थी? तो हम जो डाटा पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग 21.9% जनसंख्या 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मेजर इज यूज टू एनालाइज द इनइक्वालिटी इन अ कंट्री। किसी भी कंट्री में अगर आपको असमानता को मेजर करना है तो किस मेथड का आप यूज़ करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है गिनी कोफिशिएंट, सेकंड ऑप्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी रेशियो, नन ऑफ दीज। आप लोगों को पता है गिनी कोफिशिएंट, वैसे तो हमें इनकम की जो इनइक्वालिटी होती है उसको लोरेंज कर्व से देखते हैं, ठीक है। आप किससे देखते हो? लोरेंज कर्व से देखते हो। लेकिन अगर आप इनकम इनइक्वालिटी को आप मैथमेटिकली मेज़र करना चाहते हो तो हम गिनी कोफिशिएंट से उसको मेज़र करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लोरेंज कर्व आपके पास ऑप्शन में नहीं है, तो आप गिनी कोफिशिएंट के साथ जाओगे एंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है विच सेक्टर हैज़ बीन गिवन द हाईएस्ट एलोकेशन इन इंडिया 12th 5-year प्लान। किस सेक्टर के अंदर 2011 जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा पैसा एलोकेट किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है सोशल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री एंड मिनरल्स। सबसे ज़्यादा 12वीं पंचवर्षीय योजना में एनर्जी या हम कहें पावर सेक्टर के अंदर पैसे को एलोकेट किया गया था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे अर्थमेटिकल मीन का डेफिनेशन पूछा है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है सब डाटा को हम ऐड करते हैं एंड डिवाइड कर देते हैं उस टोटल नंबर से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोड रेफर्स टू अ स्कोर। अब यहाँ आपसे मोड की डेफिनेशन पूछी है। मोड का मतलब होता है जो किसी भी डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आता है। तो यहाँ पर अपीयरेंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द सलस्की थ्योरम सजेस्ट दैट इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन अ डिमांड कैन बी डीकम्पोज इनटू। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि जो सलस्की की जो थ्योरम है, जो प्राइस चेंज होता है उसके अंदर, उसके बाद एक डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सलस्की थ्योरम में जो इम्पैक्ट प्राइस चेंज का डिमांड पर पड़ता है, पहले क्या होता है प्राइस में चेंज होता है सलस्की थ्योरम में, फिर उसका इम्पैक्ट डिमांड पर पड़ता है, और डिमांड पर इम्पैक्ट जो पड़ता है उसको आप किन दो भागों में बांटते हो, मतलब डीकम्पोज कैसे करते हो। तो जो प्राइस चेंज का जो असर होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड दूसरा होता है आपका इनकम इफेक्ट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। आज हम इसके 26 क्वेश्चन करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। मेरा मोटिव यही है कि हम जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हमारी क्वेश्चंस की होगी। आई होप सो आपको हर क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।